नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 148 ए के जो डीम नोटिस इशू हुए हैं उसका आप ड्राफ्ट रिप्लाई कैसे बना सकते हो और सबमिट कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग असेसमेंट ईयर्स के लिए क्वेरीज डाली थी। उस वीडियो में मैंने असेसमेंट ईयर 16-17 को बेस लेके रिप्लाई रेडी किया था। तो इस वीडियो में मैं आज असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 और 15-16 को बेस लेके एक रिप्लाई मैंने ड्राफ्ट किया है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। आपको पता ही होगा कि सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन में इस 3 असेसमेंट ईयर के बारे में ऐसा बोला है कि इनकम एज कैपेबल मोर देन 50 लाख है तो ही इन 3 ईयर में नोटिस इश्यू कर सकते हैं, और फॉर द 16-17, 17-18 को विद इन 3 ईयर्स मान के उस ईयर में इरिस्पेक्टिव ऑफ एस्केप इनकम वो लोग नोटिस इशू करेंगे। इस 3 ईयर के लिए हम रिप्लाई कैसे बना सकते हैं देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि आपको पता है ही, अंडर द न्यू रेजिम ऑफ रीअसेसमेंट 3 ईयर्स प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, उसके बाद रीओपनिंग नहीं हो सकती। अप टू 10 ईयर्स आ सकते हो, बट उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन है, तो वो कंडीशन फुलफिलमेंट करे तो ही अप टू 10 ईयर्स तक रीअसेसमेंट हो सकती है। देखते हैं। तो पहला मुद्दा मैंने वही लिया है, reopening is bad in law. Our case was reopened by notice so and so under authorized provision of the section 148 as held by the Honorable Apex Court in case of Ashish Agrawal and others. Notice is issued between period from 1st April 2021 to 30th June 2021 issued under the old scheme of the reassessment shall now be treated as notices issued under section 148A under the new regime of the reassessment proceedings which was introduced with effect from 1/4/2021. As per the amendment section 149(1)(a), no notice can be issued after the 3 years from the end of the relevant assessment year. However, the time limit of the 3 years is stretched to 10 years in special cases where escapement of income is likely to more than 50 lakhs on fulfillment of certain condition. ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा हो बट कंडीशंस जो लेट डाउन की हो वो फुलफिल करे तो ही रीओपन हो सकता है। In our case, notice was issued for the assessment year 14-15, which is way beyond 3 years. Hence, it appears that it got selected in the light of the section 149(1)(b) of the Act. As per the provision of this section, notice of the reassessment can be issued up to 10 years from the end of the relevant assessment year. Only if ये मैंने बोल्ड किया है because this condition is precondition for invoking section 149(1)(b). Only if AO is in possession of books of accounts or other documents or evidence which reveals such escapement of income in form of asset likely to 50 lakhs or more. ठीक है, ये precondition है। अगर ये condition fulfill होती है और इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ही रीओपनिंग होगी अंडर द न्यू रिजाइम, अदरवाइज 3 ईयर के बाद रीओपन नहीं कर सकते हैं। ये प्री कंडीशन है, तो इसको ही मैंने यहाँ चैलेंज किया है। वाइड नोटिस, वी हैव बीन इन्फॉर्म दैट द इम्प्यून escapement of income in our case is rupees 1 crore. However, it fails to demonstrate on what evidences, books of accounts or documents based upon which EO made up his mind to invoke section 148. No such documents have been provided along with the input notice. Further, the information based on which section 148 is being invoked is not in form of asset. ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कुछ नहीं होगा। जो एस्केपमेंट ऑफ इनकम है इन फॉर्म ऑफ एसेट है, उसको प्रूव करना होगा एओ को फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 148 अंडर न्यू रिजाइम। अब इस बात का यहाँ ध्यान रखें कि इन फॉर्म ऑफ एसेट की डेफिनेशन भी फाइनेंस एक्ट 2022 से चेंज हो गई है, बट जो कि ये नोटिस 2021 में इशू हुई है तो इसको फाइनेंस एक्ट 2021 ही एप्लीकेबल होगा। तो जो फाइनेंस एक्ट 2022 में ये जो डेफिनेशन को ब्रॉड किया है, एक्सपेंड किया है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें और दो भी फीचर्स डाले हैं उन्होंने कि इन फॉर्म एक्सपेंडिचर है उसको भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, बट वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। जो फाइनेंस 2021 है इन फॉर्म ऑफ एसेट है उसको ही यहाँ हम इंक्लूड करेंगे। With due respect, it is submitted that the provision of section 149(1)(a) and 149(b) are mutually exclusive and to be read discreetly.
ठीक है, ये दोनों अलग प्रोविज़न है। 148A में ऐसे कुछ प्री कंडीशन नहीं है। अगर इनकम एस्केप विद इन 3 ईयर्स में है तो वो लोग इशू कर सकते हैं। रिस्पेक्ट कोई कंडीशन, दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर ईओ के पास इंफॉर्मेशन है दैट इज़ ओनली कंडीशन। बट अगर क्लोज बी में इन्वोक करना है तो ये कंडीशन उनको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। व्हेन क्लोज बी ऑफ द सेक्शन 149(1) categorically demands that it can be invoked only if the EO is in possession of books of accounts or documents or evidence in form of assets. It cannot be invoked unless EO is actually in possession of such books of accounts or documents or evidence and such income chargeable to tax in form of asset. Mere having possession of information may serve well for the section 149(1)(a) but not for the section 149(1)(b). If so, अगर ईओ के पास है ऐसा कुछ documentary evidence in form of asset, if so, EO is duty bound to provide such documentary evidence along with a notice, in absence of which notice would become bad in law. Accordingly, in our case, as no such documentary evidence provided along with the notice, as reassessment proceedings is void ab initio. ठीक है, तो ये एक प्री कंडीशन है कि EO is a must in possession of documentary evidence in form of asset, जिससे साबित कर सके ईओ कि इनकम एस्केपमेंट का इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ही हो सकता है इन 3 ईयर में नोटिस, अदरवाइज ईओ कैन नॉट इन्वोक। तो ये पहला मुद्दा मैंने ले लिया। अब दूसरा मुद्दा देखते हैं। दूसरे मुद्दे में हम प्रोवाइजर टू सेक्शन 149(1)(b) के अंतर्गत इसको चैलेंज करेंगे। अब जैसे कि आपको शायद पता होगा कि अंडर द ओल्ड रेजिम ऑफ रीअसेसमेंट, इफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो तो 6 ईयर्स तक नोटिस इशू कर सकते थे इंस्टेड ऑफ 4 ईयर्स। अब न्यू रिजिम में 3 ईयर है, बट 10 ईयर्स तक कब जा सकते हैं? जब एस्केपमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो इन फॉर्म ऑफ एसेट और फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। अब ये पॉसिबल है कि अंडर द ओल्ड स्कीम ईओ उस टाइम पे नोटिस इशू नहीं कर सका, तो अंडर द न्यू स्कीम वो 10 ईयर का फ़ायदा उठा के अब नोटिस इशू करे, ठीक है। इसकी वजह से लिटिगेशन बहुत बढ़ सकता है। सो इसको क्रब करने के लिए एक ग्रैंडफादरिंग क्लोज इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर द न्यू स्कीम इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइजो कि अगर उस टाइम पे नोटिस इशू नहीं हुई है विद इन 6 ईयर्स तो न्यू स्कीम में भी नहीं हो सकती है विद इन 10 ईयर्स हो। तो एक प्रोवाइजो एसएससी को एक शेल्टर देने के लिए और लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बेसिस पर भी हम चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे केस में अगर 6 ईयर में वो रीअसेसमेंट नहीं हुआ है तो अभी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, without prejudice to para 1, the impure notice is bad in law in light of the first proviso to section 149(1) as well. In order to reduce unnecessary litigation, Finance Act 2021 has come up with restriction to reopen cases under Clause B of the Section 149(1) of the Act. Under the Austral provision, the time limit for reopening was 6 years from the end of the assessment year if escape income was rupees 1 lakh or more. Now under the new regime, restriction is put in form of proviso. Accordingly, if such case could not be reopened within 6 years under the old regime, then no notice can be issued under section 148 under the new regime of reassessment, even if it is within time frame of 10 years. ठीक है, considering this proviso, no notice was issued to us under clause B of the Oswald provision of section 149(1) then. Hence, no notice can be issued under the new regime as well. The impure notice issued though within period of 10 years, but is barred by the first proviso to section 149(1) and hence bad in law. ठीक है, अगर इस केस में असेसमेंट ईयर 14-15 है तो असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए 10 साल तक वो नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है। यानी असेसमेंट ईयर 24-25 तक वो लोग इशू कर सकते हैं, बट असेसमेंट ईयर 14-15 का 6 ईयर्स कब ख़त्म होगा तो उन्होंने ओल्ड रिजिम में तब नोटिस इशू नहीं की है, तो अब वो 10 ईयर का फ़ायदा उठा के नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं। भले ही इनकम एस्केपमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो तब भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रैंडफादरिंग प्रोवाइजो का एसएससी को फ़ायदा मिलेगा यहाँ, तो वही मैंने ये दूसरा मुद्दा लिया है।
थर्ड मुद्दा मैंने लिया है नोटिस इज बैड इन लॉ इन लाइट ऑफ द एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148। अब आपको पता होगा कि जो ओल्ड स्कीम थी रीअसेसमेंट की, उसमें सेक्शन 148 इन्वोक होता था रीजंस टू बिलीव। एओ के पास रीजंस टू बिलीव है अगर कि एस्केपमेंट ऑफ इनकम हुआ है तो एओ कैन इन्वोक 148। बट उस टाइम रीजंस टू बिलीव एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं था कि व्हाट एक्चुअली कंस्टिट्यूट रीजंस टू बिलीव, इसलिए लिटिगेशन इतना हुआ कि फाइनली लॉ को चेंज करना पड़ा। अब रीजंस टू बिलीव को कन्वर्ट किया है इंफॉर्मेशन विद द एओ, और लकीली सीबीडीटी ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको डिफाइन किया है कि व्हाट एक्चुअली कंस्टिट्यूट इंफॉर्मेशन विद द एओ। और इंफॉर्मेशन विद द एओ आप पढ़ेंगे इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन 1, तो वो मीन्स है, मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। उसमें अगर फिट होता है केस हमारा तो ही रीओपन कर सकते हैं, अदरवाइज रीओपन नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा एक व्यू लिया है उन्होंने, मिनिस्ट्री ने, कि रीजंस टू बिलीव को ट्रांसफॉर्म कर दिया इंफॉर्मेशन विद द ईओ, और इंफॉर्मेशन विद द ईओ को डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन विद द ईओ क्या है। तो वो हम देखते हैं। Without prejudice to para 1 and para 2, the impure notice is bad in law in light of the explanation 1 to section 148 of the Act. There is paradigm shift in reassessment procedure with effect from 1/4/2021. The premise for selection of assessment from reasons to believe transform into information with the assessing officer. Reasons to believe was never defined under the Austrian provision of the section 148, due to which litigation was extensive. To curb this conflict, the information with the EO is exhaustively defined by explanation 1 to section 148. According to the explanation 1, any information flagged with risk management strategy formulated by CBDT or final objection raised by CNAG of India to the effect that assessment has not been made according to the provision under this law. Since in our case the information provided to us does not fulfill either of the criteria as cited in information para, the above input notice is bad in law and to be quashed. ठीक है, अभी ये फ्लैग्ड वर्ड है जो 2022 के फाइनेंस एक्ट में इसको डिलीट कर दिया है, बट ये हमारी नोटिस फाइनेंस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग है, तो ये मैंने यहाँ रखा है फ्लैग्ड क्योंकि इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपकी नोटिस में अगर ये जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो कैसे फुलफिल हुई है, ईओ ने क्या कौन सी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत आपका केस रीओपन करना चाहा है, अगर एओ ने 148A में उसकी जानकारी नहीं दी है, ठीक है, तो वो नोटिस बैड इन लॉ है, उसको वो इश्यू नहीं कर सकते हैं अंडर द न्यू रिजाइम। ठीक है, तो ये मुद्दा मैंने यहाँ लिया है। सो आपको, और उसके बाद मैंने जो 4, 5 और 6 जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। इम्प्लीकेशन ऑफ द सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। जो सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन है वो एसएससी को बाइंडिंग नहीं है, तो वो तो आप लेना ही है आपको, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को ही बाइंडिंग है। ठीक है, फिर 5वां मुद्दा हो गया है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये भी मैंने उस टाइम कवर कर लिया था, तो इसके डिटेल में भी नहीं जाऊंगी। और 6th है, अगर असेसमेंट पिच नहीं हुई है तो वो दोनों एक्सक्लूसिव प्रोविज़न है, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। बट ये 5, 6 और 4, 5 और 6 मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया था डिटेल में, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि नोटिस स्पेशली 13, 14, 14, 15 और 15, 16 को किस मुद्दे पे आप चैलेंज कर सकते हो। ये 3 मुद्दे हैं जिस पे आप चैलेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ योर केस। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है जो मैंने प्रिपेयर की है अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ड्राफ्ट खुद प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। Thanks for watching my video. Thank you.